नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सहीराम बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, SBRM गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नागौर। आज के इस वीडियो में हम बफर सॉल्यूशन से संबंधित दो बिंदुओं के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा पहला बिंदु रहेगा बफर सॉल्यूशन की बफर एक्शन और दूसरा बिंदु रहेगा बफर सॉल्यूशन की पीएच का मान ज्ञात करना। इन दो बिंदुओं के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बफर एक्शन। बफर एक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बफर क्रिया। बफर क्रिया। तो देखिए, बफर सॉल्यूशन की बफर क्रिया क्या होती है। जब हम किसी बफर सॉल्यूशन में सूक्ष्म मात्रा में एसिड या बेस मिला देते हैं तो ये बफर सॉल्यूशन पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। तो पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करने की क्रिया को ही हम बफर एक्शन कहते हैं। तो देखो, बफर एक्शन की परिभाषा क्या होती है कि जब हम किसी बफर सॉल्यूशन में सूक्ष्म मात्रा में एसिड या बेस मिला देते हैं तो बफर सॉल्यूशन पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। पीएच परिवर्तन के प्रतिरोध करने की क्रिया को ही हम बफर एक्शन यानी बफर क्रिया कहते हैं। यानी बफर क्रिया का मतलब हो गया पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करने की क्रिया, यानी पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करने की क्रिया। अब देखो, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी बफर सॉल्यूशन में सूक्ष्म मात्रा में एसिड या बेस मिलाते हैं तो इनका पीएच चेंज क्यों नहीं होता है। क्योंकि जो ये बफर सॉल्यूशंस होते हैं इनके अंदर पहले से ही कुछ ऐसे आयंस विद्यमान होते हैं जो क्या करते हैं, जो इनमें जब सूक्ष्म मात्रा में एसिड या बेस मिलाते हैं तो उनसे प्राप्त H आयंस एवं OH आयंस के साथ वो पहले से विद्यमान आयन रिएक्ट करके H आयंस एवं OH आयंस को न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे इनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको देखो, हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हम एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन को लेकर के बफर एक्शन को समझते हैं। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। देखो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन वीक एसिड और उसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बने लवण के मिश्रण का जलीय विलयन होता है। यानी एक एसिडिक बफर विलयन हम यहां एग्जांपल लें तो देखो, वीक एसिड हम ले लेते हैं एसिटिक अम्ल, और इस एसिटिक अम्ल का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना साल्ट, जैसे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है। तो एसिटिक अम्ल एवं सोडियम एसीटेट, ये एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है। और भी बहुत से एसिडिक बफर सॉल्यूशन होते हैं। ध्यान ये रखना होता है कि वीक एसिड और उसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना लवण के मिश्रण का जलीय विलयन है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है। अब देखो, इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये एसिटिक अम्ल है और सोडियम एसीटेट है। अब देखो, ये जो एसिटिक अम्ल है ये एक दुर्बल वैद्युतपेटी होता है और ये सोडियम एसीटेट है ये प्रबल वैद्युतपेटी होता है। हम जानते हैं कि जो दुर्बल वैद्युतपेटी होते हैं वो आंशिक रूप से यानी अल्प वियोजित होते हैं, जो प्रबल वैद्युतपेटी होते हैं वो पूर्ण वियोजित होते हैं। तो देखो, यहां जो एसिटिक अम्ल है वो किस प्रकार से वियोजित होता है। एसिटिक अम्ल जो कि एक दुर्बल वैद्युतपेटी और आंशिक रूप से वियोजित होता है। जब इसका वियोजन होता है
तो एसीटेट आयन प्लस H आयंस प्राप्त होता है, यानी अल्प वियोजित होता है। क्या होता है? अल्प वियोजित होता है। ठीक, अब देखो सोडियम एसीटेट है जो एक परबल वैद्युत अपघट्य होता है। सोडियम एसीटेट एक परबल वैद्युत अपघट्य होता है जो कि पूर्ण रूप से वियोजित होता है। जब ये वियोजित होता है तब क्या बनता है? एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन, और ये पूर्ण वियोजित होता है। क्या होता है? पूर्ण वियोजित। तो इस प्रकार से देखो यहां हम देख रहे हैं कि जो एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट है इनका वियोजन होता है। और हम यहां एक बात और ध्यान देते हैं कि यहां सम आयन प्रभाव लागू होता है, कॉमन आयन इफेक्ट। तो देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में उसके समान आयन रखने वाला कोई प्रबल विद्युत अपघट्य मिला दें तो ऐसी स्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन यानी आयनन कम हो जाता है। इस प्रभाव को ही हम कॉमन आयन इफेक्ट यानी सम आयन प्रभाव कहते हैं। तो यहां भी देखो क्या होता है? सम आयन प्रभाव लागू होता है। ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। तो क्या होता है कि यहां सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल का जो वियोजन है वो बहुत कम हो जाता है। क्यों? कॉमन आयन इफेक्ट यानी सम आयन प्रभाव के कारण। अब देखो हम इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन के अंदर सूक्ष्म मात्रा में एसिड या बेस मिला दें तो क्या होगा? मान लीजिए हम इसके अंदर एसिड मिलाते हैं, एसिड मिलाना। देखो जैसे ही एसिड मिला देते हैं तो एसिड से H आयंस प्राप्त होते हैं। अब देखो इन H आयंस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, कौन सा आयन रिएक्ट करेगा? तो हम देखते हैं कि जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में ये आयंस विद्यमान होते हैं। तो जैसे ही हम H आयंस मिलाएंगे तो इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में जो एसीटेट आयन है ये एसीटेट आयन H आयंस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। तो देखो एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, और इसके साथ क्रिया करके बना देते हैं एसिटिक अम्ल जो कि एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है और यहां सम आयन प्रभाव के कारण अल्प वियोजित होता है। तो देखो यहां क्या हुआ? जैसे हमने एसिड मिलाया, एसिड से H आयंस प्राप्त हुआ और H आयंस के साथ में जो एसीटेट आयन है वो रिएक्ट कर लेते हैं और H आयन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब H आयंस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो pH मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यहां पहले से विद्यमान जो एसीटेट आयन है उन एसीटेट आयनों ने क्या किया? अम्ल से प्राप्त H आयंस को न्यूट्रल यानी उदासीन कर दिया। अब देखो मान लीजिए हम इसके अंदर बेस मिलाते हैं, अब क्या होता है? बेस मिलाना। देखो बेस मिला दिया तो क्या होगा? जैसे ही हम इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में कोई बेस मिलाते हैं तो बेस से OH आयंस प्राप्त होता है। क्या होता है? OH आयंस। अब देखो इस OH आयंस को कौन न्यूट्रल करेगा? हम जानते हैं कि ये बेस है और बेस के साथ में एसिटिक अम्ल है वो रिएक्ट कर लेता है, यानी एसिटिक अम्ल इसके साथ में क्रिया कर लेता है। तो जैसे एसिटिक अम्ल क्रिया करेगा तो बन जाएगा जल प्लस एसीटेट आयन। तो यहां भी क्या हो जाता है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है जो बेस से प्राप्त होता है वो भी न्यूट्रल हो जाता है। इस प्रकार से इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन में जब हम सूक्ष्म मात्रा में एसिड या बेस मिलाते हैं तो इनसे प्राप्त H आयंस एवं OH आयंस क्या करते हैं? इस बफर सॉल्यूशन में पहले से ही विद्यमान घटकों के साथ रिएक्ट करके उदासीन यानी न्यूट्रल हो जाते हैं और इनके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहां हमने देखा कि एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बफर एक्शन यानी बफर क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। इसी प्रकार से जो बेसिक बफर सॉल्यूशन होते हैं, जो क्षारीय बफर विलीन होते हैं, उनकी भी बफर एक्शन होती है, वो आपको अपने आप लिखना है। ठीक है, यानी यहां मैंने आपको एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बफर एक्शन बता दी। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि क्षारीय बफर विलीन की बफर क्रिया को समझाइए, तो हम एक क्षारीय बफर विलीन एग्जांपल लेकर के क्षारीय बफर विलीन की बफर एक्शन को भी इसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आज का हमारा पहला बिंदु,
बफर सॉल्यूशन की बफर क्रिया क्या होती है। यानी बफर क्रिया का अर्थ ये होता है कि जब हम किसी बफर सॉल्यूशन में सूक्ष्म मात्रा में एसिड या बेस मिला देते हैं तो बफर विलयन पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। तो बफर सॉल्यूशन के अंदर पीएच परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को हम बफर एक्शन यानी बफर क्रिया कहते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट बिंदु लेते हैं आज का, बफर सॉल्यूशन की पीएच का मान ज्ञात करना। यानी जो बफर सॉल्यूशन है इनकी पीएच का मान है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पीएच का मान ज्ञात करना। तो देखो बफर सॉल्यूशन है इनकी पीएच का मान है वो हेंडरसन हेजल इक्वेशन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक इक्वेशन है हेंडरसन हेजल इक्वेशन, यानी हेंडरसन हेजल इक्वेशन के द्वारा बफर सॉल्यूशन की पीएच का मान ज्ञात किया जाता है। अब देखो हेंडरसन हेजल इक्वेशन क्या होती है, इसका व्युत्पन्न किस प्रकार से किया जाता है, ये हम यहां देखना चाहते हैं। तो हम एक बफर सॉल्यूशन लेकर के इस हेंडरसन हेजल इक्वेशन को समझते हैं। हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। देखो यहां एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का जो मिश्रण है वो एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है। तो हम इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन यानी एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम एसीटेट का जो मिश्रण है वो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है। अब हम क्या करते हैं, इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन की पीएच का मान ज्ञात करने के लिए हेंडरसन हेजल इक्वेशन ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखो हेंडरसन हेजल इक्वेशन किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो देखो यहां जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, यहां देखो एसिटिक अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल का वियोजन किस प्रकार से होता है, तो यहां एसीटेटाइन प्लस एचाइंस हो जाता है। ठीक, और इसी प्रकार से जो सोडियम एसीटेट है उसका भी वियोजन होता है। यहां हम देखते हैं कि दुर्बल वैद्युतकघटी होता है, ये आंशिक रूप से वियोजित होता है, और ये सोडियम एसिटेट प्रबल वैद्युतकघटी होता है जो पूर्ण रूप से वियोजित होता है। और यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट भी होता है, और कॉमन आयन इफेक्ट का एसिटिक अम्ल का वियोजन है वो और भी कम हो जाता है। ठीक, अब देखो ये जो एसिटिक अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल का वियोजन है वो इस प्रकार से होता है। अब हम इसके लिए जो एसिटिक अम्ल है उसका वियोजन स्थिरांक किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखो वियोजन स्थिरांक क्या होता है, एसिटिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka बराबर हो जाता है। देखो वियोजन स्थिरांक में क्या करते हैं हम, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटा क्रिया कारकों का सक्रिय द्रव्यमान, यानी एसीटेट आयन का सक्रिय द्रव्यमान और एच का सक्रिय द्रव्यमान बटा में क्या करते हैं एसिटिक अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान। तो हम यहां लिख देते हैं, देखो एसीटेट आयन का सक्रिय द्रव्यमान और यह H आयंस का सक्रिय द्रव्यमान, यह बटा में हो जाता है एसिटिक अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम के अनुसार जानते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम और जो आयनिक इक्विलिब्रियम होते हैं उनके आधार पर हम इस एसिटिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक है वो इस समीकरण के द्वारा लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हम H आयंस को क्या करते हैं आगे ले लेते हैं। देखो तो H आयंस बराबर क्या हो जाता है, H आयंस बराबर हो जाता है, ये देखो इन दोनों का गुणा हो जाता है, ये हो जाता है Ka गुणा एसिटिक अम्ल का एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान अपॉन क्या हो जाता है, देखो एसीटेट आयन का सक्रिय द्रव्यमान, यानी इसी समीकरण से ये समीकरण आ जाती है।
आगे देखते हैं, देखो अब देखो हम जानते हैं कि जो ये समीकरण आई है, इस समीकरण के दोनों पक्षों में क्या होता है, या चांस है या के का मतलब है एसिटिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक। अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों को log से यानी लोगरिथम से गुणा कर देते हैं, तो यहां आ जाता है देखो log h बराबर, ठीक। अब हम इसको भी log से गुणा करते हैं, तो जब इसको log से गुणा करते तब आ जाता है log के, फिर ये गुणा में है तो ये प्लस में हो जाता है प्लस log एसिटिक अम्ल, ठीक। और ये भाग के अंदर तो माइनस हो जाता है माइनस log एसिटेट आयन, ठीक। यानी हमने क्या कर दिया, इस समीकरण के दोनों पक्षों को log से गुणा कर दिया। अब हम आगे इसको सरल करते हैं, देखो log h बराबर क्या हो जाता है log Ka प्लस log, अब देखो ये अम्ल है तो यहां हम लिख देते हैं अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान माइनस log, अब देखो ये जो एसिटेट आयन है, ये एसिटेट आयन मुख्यतः हमें लवण से प्राप्त होते हैं, क्योंकि देखो इसका भी वियोजन होता है, इसका भी वियोजन होता है, इसका तो अल्प वियोजन होता है, इसका पूर्ण वियोजन होता है। तो ये वास्तव में जो एसिटेट आयन की सांद्रता होती है वास्तव में लवण की सांद्रता ही होती है, तो यहां हम लिख देते हैं लवण का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक। अब देखो हम इसको इस समीकरण के दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देते हैं, तो यहां आ जाता है माइनस log h बराबर माइनस log Ka माइनस log अम्ल, और ये हो जाएगा प्लस log लवण, ठीक। अब देखो माइनस log h बराबर क्या होता है pH, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख देते हैं pH बराबर, अब देखो माइनस log की जगह p लिख देते हैं, तो यहां हो जाता है Ka। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस पोर्शन लिख सकते हैं, देखो प्लस log साल्ट का सक्रिय द्रव्यमान बटा एसिड का सक्रिय द्रव्यमान। ये जो समीकरण है इसी को हम हेंडरसन हेजल इक्वेशन कहते हैं। यानी इस समीकरण के द्वारा हम इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन की पीएच का मान ज्ञात कर सकते हैं। पीएच बराबर पीके प्लस log साल्ट का सक्रिय द्रव्यमान बटा एसिड का सक्रिय द्रव्यमान, इसी को हम हेंडरसन हेजल इक्वेशन कहते हैं, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखो ये जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होते हैं, इनकी जो पीएच का मान हम इस समीकरण के द्वारा ज्ञात करेंगे, तो इनकी पीएच का मान है वो सदैव 7 से कम आएगा, ठीक है। यानी इनकी जो पीएच है वो 7 से कम आएगी, क्योंकि एसिडिक बफर सॉल्यूशन है और एसिडिक बफर सॉल्यूशन की पीएच का मान है वो सदैव 7 से कम होता है। तो इस प्रकार से जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है उनकी जो पीएच का मान है वो हेंडरसन हेजल इक्वेशन के द्वारा ज्ञात किया जाता है, और ये हेंडरसन हेजल इक्वेशन का हमने यहाँ डेरिवेशन यानी व्युत्पन्न किया है, इसी को हम हेंडरसन हेजल इक्वेशन कहते हैं। इसी प्रकार से जो क्षारीय बफर विलयन होते हैं उनके लिए भी हम हेंडरसन हेजल इक्वेशन का डेरिवेशन कर सकते हैं, जो कि आपको अपने आप करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने बफर सॉल्यूशन से संबंधित 2 बिंदुओं के बारे में जाना, जिसमें हमारा पहला बिंदु था बफर सॉल्यूशन की बफर एक्शन यानी बफर क्रिया क्या होती है, और आज का जो दूसरा बिंदु था वो था कि बफर सॉल्यूशन की पीएच का मान है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आपको समझ में आया होगा। अब आप असाइनमेंट के रूप में 2 क्वेश्चन नोट कीजिए। आप पहला क्वेश्चन लिखिए, क्षारीय बफर विलयन की बफर क्रिया को समझाइए। क्षारीय बफर विलयन यानी बेसिक बफर सॉल्यूशन की
बफर एक्शन को समझाइए। आज का दूसरा क्वेश्चन लिखिए, बेसिक बफर सॉल्यूशन की पीएच का मान ज्ञात करने के लिए हेंडरसन हेजल इक्वेशन का व्युत्पन्न कीजिए। यानी बेसिक बफर सॉल्यूशन की पीएच का मान ज्ञात करने के लिए हेंडरसन हेजल इक्वेशन का व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नॉन-शट इक्वेशन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।